जी हाँ, सोचिए जरा पूरी दुनिया में इससे क्या संदेश गया होगा। मुंबई की बात की जाए, देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर अगर एक कालिख पुता हुआ शख्स इस तरह से नजर आता है मीडिया कैमरों के सामने और उसके पीछे की वजह जो है, जाहिर तौर पर इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीषा कायंदे जी हैं शिवसेना से, आशुतोष आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं और दिलीप चेरियन साहब हैं, इमेज गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और पहला सवाल मनीषा जी आपसे ही है, क्या कालिख पोतना देशभक्ति है? कहिए, देखिए आप सिर्फ उस कालिख पोतना इस विषय को देख रहे हैं, उसके पीछे की भूमिका जो है वो आप जानने की, समझने की जानबूझ के कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसका नजरअंदाज कर रहे हैं उसको। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूं सभी से, पूरे देश से, कि सुधींद्र कुलकर्णी जो है वो उस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में भी हुआ, क्या वो भारत के हर राज्य में, हर बड़े शहर में करना चाहते हैं? क्यों? उसके पीछे का उनका मोटिव क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जो कसौरी जिन्होंने ये किताब लिखी है, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स को गाइड करते, उनके एडवाइजर है, मुशर्रफ के एडवाइजर थे, जिनके समय में कारगिल का युद्ध हुआ, वहां हमारे जवानों के धड़ सर से अलग कर दिए जाते हैं, और ऐसे एक व्यक्ति ने लिखी हुई किताब। मनीषा जी मैंने आपकी बात समझ ली। भारत में लाना, मनीषा जी आप विरोध कर सकती हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप विरोध कर सकती हैं, लेकिन क्या विरोध का ये तरीका होगा? आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो क्या कालिख पोत देंगे उसके चेहरे पर आप? देखिए, विरोध हमने बहुत किया। देखिए, हमने गुलाम अली साहब जी आए, उन्होंने हमारी भूमिका समझी और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर कार्यक्रम होता तो उनको खुशी होती, मगर उन्होंने जो समझदारी दिखाई है वो कसौरी दिखाते थे, वो तो समझदारी अच्छा है। होता। अच्छा। और प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो समझदारी है। गुलाम अली साहब ने समझदारी दिखा दी, नहीं तो हो सकता उनके चेहरे पर भी कालिख पोत देते फिर तो ये लोग। यहाँ हमारे जवानों नहीं, मैं शिवसेना, मनीषा जी गायकों के, मनीषा जी आपने बैकग्राउंड, आपने क्या हमें वहाँ पर गाना गाना चाहिए था? नहीं, तो फिर क्या गुंडागर्दी होगी? गाना नहीं गाना चाहिए तो क्या गुंडागर्दी होगी? कोई आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा? आपने पूरा बैकग्राउंड, चेहरे पर कालिख पोत देंगे, पूरा बैकग्राउंड दिया। और ये तो पाकिस्तान की बात छोड़िए, शिवसेना का इतिहास बिहार यूपी के लोगों को आप लोग पीट देते हैं। नहीं कहते। प्रियंका से मेरा सवाल है, हो गया मनीषा, आपकी बात हो गई। प्रियंका चतुर्वेदी जी, भारत को जो आजादी मिली है, आपसे बस ये भारत को जो आजादी मिली है, नॉन वायलेंस शिवसेना की प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहती हूँ। मनीषा जी मुझे पता है आपको दूसरों की आवाज सुनना आजकल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आप लोग को डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता नहीं है। अगर समझ में आता है तो उनके मुंह पे कालिख पोत देते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं। पर थोड़ी सुनने की भी सहनशीलता रखिए, वो आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, हम नहीं जाकर कालिख पोतते, ये हमारी काम नहीं है, ये आपके काम है, आपको मुबारक। दो चीज आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने बैकग्राउंड बताया, आपने कहा कि हावी होना सेना के लोगों का सर काट देते हैं। मैं आपको बताती हूँ मनीषा जी, जब से आपकी सरकार आई है, जब से आपकी 1.5 साल से सरकार है सेंटर में, आपके हमने देखे हैं सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, 10 साल में सबसे ज्यादा हुई है, सिविलियन डेथ सबसे ज्यादा हुई है। जो बिन बुलाए मेहमान रोज हमारी सरहद पे आकर गोलाबारी करते हैं, आप उनको रोकने में नाकामयाब रहे, उस पे तो शिवसेना ने बोलती बंद की। और जो आप वीजा छाप कर लोगों को बुलाते हैं, उन पे आपकी बड़ी हिम्मत चलती है, आप उनको रोकते हैं, आप लोगों के मुंह पे कालिख पोतते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सरकारों की भूमिका होती है। प्रियंका, जो बात आप कह रही है, मैं दिनेश शर्मा से जरा कमेंट ले लेता हूँ। बीजेपी के नेता हमारे साथ है, मनीषा जी, प्रियंका जी हमारे साथ, मेहमानों से सवाल पूछने दीजिए। दिनेश शर्मा जी, प्रियंका जी ना बोले तो अच्छा है। सरकार की क्या भूमिका होती है? दिनेश शर्मा जी, सरकार की क्या भूमिका होती है? इस तरह से आप लोग क्यों सरेंडर करते हैं? क्यों नहीं? कांग्रेस को बोलने का, कांग्रेस का बोलने का हक कभी शिवसेना ने ये कहा है? प्रियंका जी अब मुझे बोलने के लिए, दिनेश शर्मा जी को बोलने दीजिए, वो लोग कुछ कर नहीं पाए वहाँ पर, लेकिन बोलेंगे। किसी तरीके का हम एक्टिविटी नहीं रखना चाहते हैं। कांग्रेस का बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में एक पक्षीय घटना घटती थी कि यहाँ पे भारत के सैनिकों पर आक्रमण होता था और मरते थे।
अगर बॉर्डर पे एक गोली चलती है, एक जवान मरता है, तो कहीं ना कहीं उसका मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए दिनेश शर्मा जी। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है, क्या कालिक पोतना देशभक्ति है? शिवसेना ने जो काम किया है सही है? और आप लोगों के लिए फेलियर नहीं है? आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, क्यों नहीं आप वहां पर सुरक्षा दे पाए? जो घटना घटी जी, जो घटना नहीं, सुरक्षा जो मांगेगा उसको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। सर पहले से ये जानकारी थी, दायरे में जो जाएगा तब घटना घटी। पहले से शिवसेना ने ये धमकी दे रखी थी, आपको पता होगा। शिवसेना ने पहले धमकी दी थी कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हुआ तो नहीं हम करने देंगे। इसके बाद अगर आप प्रश्न करेंगे तो जवाब कहां से? बोलिए। अगर आप ही बोलेंगे तो जवाब मैं कैसे दूंगा? देखिए, जो घटना घटी उसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता। ये घटना न घटती तो ज्यादा बेहतर होता। विरोध के तमाम और तरीके होते हैं। सरकार खुद ही धरना स्थल बनाए रखे हैं कि अगर किसी सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कोई ज्ञापन देना है तो वहां के डीएम के माध्यम से दिया जा सकता है। पुस्तक का बहिष्कार किया जा सकता था, मौन व्रत धारण किया जा सकता था, धरने पे बैठा जा सकता था, ये तमाम विकल्प थे। लेकिन आपने शिवसेना को बताया था प्रतिकार करता है, ये उस दल के प्रति जवाबदेही होगा। सहयोगी है ना सर, शिवसेना उसको बताते हैं कि विरोध के ये तरीके भी होते हैं। गठबंधन है और सहयोगी को समय समय पर उनकी सलाह भी लेते हैं, उनको सलाह भी देते हैं। और सलाह के तौर पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा होता कि इस प्रकार का विरोध। चलिए, तो आप सिर्फ सलाह देते रहिए, आप सलाह देते रहिए। पुलिस का फिर क्या काम होता है? आशुतोष, क्या ये सरकार के लिए भी फेलियर नहीं है? अगर वहां पर बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, उनकी सहयोगी ही है, आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, गुलाम अली साहब का कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है, फिर सरकार क्यों होती है? आप आशुतोष, गुलाम अली का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। एक मिनट, आप यूपी मत जाइए, बहस में हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं बात कीजिए। हाँ आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि केंद्र के अंदर बीजेपी शिवसेना की सरकार है। यानी जिस सरकार ने वीजा दिया कसूरी को अपनी किताब के विमोचन के लिए, वो सरकार में शिवसेना शामिल है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिवसेना की सरकार है, यानी केंद्र में भी बीजेपी शिवसेना की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी शिवसेना की सरकार है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि विरोध अगर हम चाहेंगे तो किसी के मुंह पे कालिक पोत देंगे। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है, और सोची समझी रणनीति के तहत इस देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर आपका खाना मुझे पसंद नहीं होगा तो हम आपको मार देंगे, अगर आपके विचार मुझे पसंद नहीं होंगे तो आपको गोली मार देंगे, चाहे पंसारे हो, चाहे दाभोलकर हो, चाहे उसके बाद कालबुर्गी हो, और अगर हमें आपके विचार पसंद नहीं हो तो आपके चेहरे पे कालिक पोत देंगे। बीजेपी इस घटना की निंदा खुलकर क्यों नहीं करती है? मैं ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, लालकृष्ण आडवाणी जी दिल्ली के अंदर किताब के विमोचन के फंक्शन में शामिल थे। क्या लालकृष्ण आडवाणी आज पाकिस्तान के एजेंट हो गए जिस तरीके से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सवाल तो खड़ा होगा। अगर शिवसेना को लगता है कि बिल्कुल करनी नहीं, कार्यक्रम आयोजित करवाया वही है, तो लालकृष्ण आडवाणी भी इसी तरह के कार्यक्रम में थे कसूरी साहब के साथ। एक मिनट, मेरे साथ दिलीप चेरियन जी हैं, एक मिनट की प्रक्रिया। दिनेश शर्मा जी आपकी बारी आएगी, अपनी बात रखिएगा। मेरे साथ यहाँ दिलीप चेरियन है, आप इमेज गुरु हैं। दिलीप चेरियन जी, मुझे जरा ये बताइए, बड़ी तस्वीर क्या है? मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर अगर इस तरह की तस्वीर नजर आती है तो प्रधानमंत्री महोदय अगर पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये कहते भी रहे कि हमारे देश में आइए निवेश कीजिए, क्या इससे एक मैसेज आएगा? किस तरह से हम ब्रांड इंडिया को बिल्ड कर रहे हैं? देखिए, हम पॉलिटिक्स से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो बाहर के लोगों को क्या दृश्य मिलता है। या तो आप खाना खाने पे पाबंदी लगाते हैं, या तो आप यूपी है और बिहार में नहीं काम कर सकते, बिहारी है तो बॉम्बे नहीं काम कर सकते। तो वो लोग सोचेंगे कि ये इस देश में किताब के बुक रिलीज पे इतना अगर कुछ हो सकता है तो इस देश में या तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही खराब है, या तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉमन सिटीजन के ऊपर, वो एटीट्यूड के ऊपर लोगों को शक लगेगा, और ये शक से पैसा आना बड़ा मुश्किल होगा। और लोगों को ये, जब तक ये फ्री एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज और कैपिटल जब तक नहीं होता, तब तक फ्री ट्रेड भी नहीं हो सकता। मनीषा कायंदे जी, आपने सुना दिलीप चेरियन साहब को। मुझे जरा एक बात बताइए, आपके लिए क्या सिर्फ शिवसेना की राजनीति चमकाना महत्वपूर्ण है? सिर्फ इस तरह से पब्लिसिटी स्टंट आपके लिए महत्वपूर्ण है? देश महत्वपूर्ण नहीं है क्या? हमें देश की चिंता है, और इसीलिए जिस कसौरी ने दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्ट करने की बात की, सलालुद्दीन को प्रोटेक्ट करने की बात की, ऐसे जो लोग हैं जो आतंकवादियों
को पनाह देते हैं, ऐसा एक राष्ट्र है जो आतंकवादियों को पनाह देता है, मनीषा जी, ऐसे राष्ट्र का मनीषा जी, एक्स फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आता है साहब और बॉर्डर हमें सिखाएगा बॉर्डर कि से peace छुप क्या कर तो आए नहीं है, हमें वो सिखाएगा कि कहीं से दाखिल हो गए जिस तरीके क्या से हमें कसौरी से आतंकवादी आते हैं, सीखना वीजा लेकर आए पड़ेगा। हैं, वो सरकार ने शांति उन्हें दूत उसके लिए बनकर इजाजत भारत दी में थी। आया है, आप सरकार से क्या इस्तीफा दे कसौरी दीजिए। से हमें आप बीजेपी के साथ सरकार में क्यों है? मनीषा जी, सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई आपकी विचारधारा इतनी मजबूत है, आप सरकार से हट जाइए, क्योंकि जो सरकार है उसी ने तो इजाजत दी ना देश में आने की कसौरी साहब तो वो भी हम कर लेंगे, मगर हमें किसी की सलाह नहीं चाहिए। और अच्छा, खास आपको करके सलाह नहीं चाहिए, मुट्ठी आप पर सबको जो सलाह देंगी, बोलते हैं ना, डंके की चोट पर सलाह देंगी, लाठी डंडे के साथ देश सलाह को देंगी। स्वतंत्रता मिली है, वो अनेकों लोगों ने खून बहाया है, तब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। खून किस लिए बहाया गया था? मुंबई में जो आप किस लिए खून आतंकवाद बहा हुए, रही हैं? वो भी तो उसका देखिए, जिम्मेदार कौन है? बिहार यूपी के लोगों उसका की पिटाई कर दी जाती है। जिम्मेदार प्रियंका, मुंबई में जो ये मसला सिर्फ अनेकों पाकिस्तान तक नहीं है, आज नफरत की राजनीति कब तक हजारों होगी? लोग मरे हैं, इस नेगेटिव पॉलिटिक्स आतंकवाद से का किसी को शिकार क्या बने मिलने जा हैं। रहा है? पाकिस्तान जैसा शिवसेना एक का ये देश, कोई पहला रवैया एक नहीं है, राष्ट्र सबको पता है बिहार यूपी के लोगों की कैसे पिटाई हो जाती है वहां मुंबई पनाह में। देता है। प्रियंका चतुर्वेदी, ऐसे लोगों के परराष्ट्र मंत्री हमें सिखाएंगे। एक मिनट प्रियंका, इससे पहले साउथ इंडियंस को भी मनीषा साउथ जी इंडियंस को भी ने- पिटा गया। मनीषा जी शिवसेना की ने सराहना कर रहा है। दाऊद का जो गिने चुने, दाऊद जो चैनल मेंशन पर मुट्ठी किया। भर लोग मनीषा जी बैठते शायद हैं। भूल जाती हैं, दाऊद के उनको समझी ये लगा है। दाऊद के समझी जावेद मियांदाद बातोश्री में आए थे, आपको याद होगा। हमें ये भी देखा कि सितंबर के महीने में अच्छा हुआ जब प्रियंका, एक आपने पाकिस्तानी ये बात सिंगर की। गाना गा रहे थे, तब प्रियंका, आदित्य ठाकरे भी उस प्रियंका, इवेंट में thank you। पहुंचे। तीसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ मनीषा जी से, मैंने देखिए, एक साल इसमें में 1.5 साल में ये नहीं फतेह- देखा कि फतेह शिवसेना अली ने ये खान- कहा होगा फतेह- कि कोई भी कल्चरल प्रियंका जी, प्रोग्राम अच्छा हुआ आपने ये बात निकाली। हो, फतेह कोई भी अली कल्चरल खान ने इवेंट खुद हो लेटर दिया या कोई है भी कि एंगेजमेंट आदित्य हो, जी उस तो आप शो उसको में नहीं कैंसिल थे। कर दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री, आप दोनों से बात करके कह देते कि जब तक बातचीत नहीं चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, तब तक हमें कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स होना जरूरी नहीं है, वो तो हम करना कह जरूरी रहे हैं, नहीं है। वो तो हम कह आप ही लोगों रहे की हैं। प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि शिवसेना और प्रियंका भारतीय जी, जनता पार्टी का ये फिक्स्ड मैच प्रियंका रहा जी, है। मैं आपकी बात कि समझ चुकी हूँ। एक तरफ आप लोग प्रियंका, एंगेजमेंट की प्रियंका, बात करते मैं हैं, आपकी बात दूसरी समझ तरफ चुकी आप हूँ। लॉ एंड ऑर्डर Let me का reply। हनन एक करने मिनट, की, लोकतंत्र का हनन करने मुझे का दिनेश काम शर्मा जी से करते जरा रहते हैं। कमेंट लेने दीजिए। शिवसेना की सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता हमारे साथ मौजूद चतुर्वेदी जी। हैं। दिनेश शर्मा जी, अगर सुधींद्र कुलकर्णी कहते हैं कि ना धमकी से, ना बम से, बंदूक से, ना गोली से बात बनेगी बोली से, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों शिवसेना वाले फिर काली पोत देते हैं? मुझे प्रियंका जी को यहाँ पर जवाब देना मैं है। आऊंगा मनीषा जी आपके पास, जरा दिनेश जी को बोलने दीजिए। गठबंधन देना चाहती हूँ। विभिन्न अच्छा हुआ, अच्छा 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 आप हुआ। आओ मनीषा जी, अभी एक हमें मिनट। प्रियंका जी अच्छा कह रही आपने थी, जिक्र किया है। एक मैं बात- ये कहना चाहता हूं, जब गठबंधन होता है विभिन्न दलों के, तो अपने अपने दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सर, ये लोकतांत्रिक कौन सी परंपराओं पर विचारधारा है विश्वास दिनेश करती शर्मा है, जी? और ये वो कौन उसका सी ये प्रश्न विचारधारा है है कि जिसमें आप कालिक पोत जो देते भी हैं? विरोध हो, मैं पूरी रखिए, पर नियम कानून पूरी के बात अंदर कह रहा रखिए हूं ना, जो कि कानून कभी-कभी ने अधिकार दिया उसके अंदर ऐसी रखिए घटनाएं ना। घटती हैं। बड़ी याद आई ऐसी आपको आइडियोलॉजी की, प्रियंका जी, आइडियोलॉजी तो हमें भी प्रियंका याद जी, है। आप मुझे याद न दिलाइए, आपकी आइडियोलॉजी कांग्रेस देखिए अभी। जब करण मोदी और ए राजा जेल में बंद हुए थे भ्रष्टाचार में, और आपसे कहा गया था कि वो भ्रष्टाचार में आपके सहयोगी, आप उनके साथ में हटिए, उनका गठबंधन तोड़ दीजिए, तो आपने कहा था ये उनका काम है, कांग्रेस का नहीं है। साहब, तब आप व्यापक गठबंधन स्कैम धर्म की की बात बात कर रहे कर थे। लीजिए। सबके पास आप एक हमारे एक एग्जाम्पल है दिलीप जी, बात लेकिन मुझे कर ये लीजिए। बताइए, वही वाली बात एक बार फिर से। भारत और पाकिस्तान में सब कुछ तो फर्क है ना। देखिए क्या है इस वक्त हमारा कंपैरिजन ऐसे घटनों से हमारा कंपैरिजन बिना कारण के हमारे देश का सिर्फ देश का खराबी नहीं है कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से अगर हो गया तो हमारा इकोनॉमी का सिचुएशन क्या हो गया। जो मोदी जी ने सिलिकॉन वैली में गया, मैनहट्टन में गया, अब जर्मनी जाके किया, बाकी देशों में किया, तो उसका जो लाभ है मेरे ख्याल में देश को इस वक्त लाभ लेने का टाइम है, क्योंकि बाकी देशों में इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है और हमारे सिचुएशन ये है कि मेक इन इंडिया का एटलीस्ट उम्मीद तो है, वो भी नहीं होने वाला है। और अगर इस तरह से चीजें होंगी, क्या खाएं, क्या पढ़ें, क्या देखें, कहां रोजगार करें, ना करें, ये कोई तय कैसे कर सकता है? आशुतोष, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और एक बड़ा सवाल ये भी ऐसे में खड़ा हो जाता है, क्या ये सोच हमें फांसीवाद की तरफ नहीं ले जाएगा? देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कालिक पोतना देशभक्ति है? सुधींद्र कुलकर्णी के साथ आज शिव सैनिकों ने मुंबई में जो बर्ताव किया, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं।
और ऐसे में मनीषा जी, सेगमेंट की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। आप शिवसेना की नेता हैं, जरा मुझे यह बताइए, क्या शिवसेना कानून से भी ऊपर है? अगर आप ही की सहयोगी पार्टी की सरकार है, आपकी भी सरकार है केंद्र में, आप सहयोगी हैं बीजेपी के साथ, अगर उस सरकार ने वीजा दिया कसूरी साहब को, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को, तो आपने उस सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों ना माना जाए सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए सब कुछ आप लोगों ने किया है? देखिए, हमने केंद्र में भी हमेशा यही रुख अपनाया है कि ऐसे लोगों को वीसा नहीं देना चाहिए। हमने वहां पर भी हम हमेशा ही हमारा ये रुख रहा है, हमारा ये एटीट्यूड है। हमने ये हमेशा कहा है कि पाकिस्तान से जो कोई भी आते हैं, ये कलाकार, ये खुद की प्रसिद्धि करने यहां पर आते हैं, हमारे धरती के ऊपर, हाँ, वहां हमारे जवानों को काटते हैं और यहाँ प्रसिद्धि के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हमने तो कभी आपकी आवाज अगर नहीं सुनी जा रही है तो सरकार से हट जाइए। हम कभी डबल स्पीक नहीं करते हैं। आपकी आवाज अगर नहीं सुनी जा रही है आपकी सरकार में, तो आप सरकार से हट जाइए, ऐसी क्या मजबूरी है? जब समय, उसके लिए हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो वो भी करके दिखाएंगे। नहीं, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। फिर से मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ सलाह देने की जरूरत है आप लोगों को, और जो आपकी सलाह ना सुने उसे लाठी डंडे की चोट से आप लोग समझा देते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम समझते हैं हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं और जो आपको सही लगता है वो आप कर भी रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। प्रियंका जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या शिवसेना आज संविधान से भी ऊपर है? और अगर इस तरीके का बर्ताव होता है, इस तरह की कार्रवाई होती है, तो वहां पर जिन लोगों की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, इस तरह के गुंडों के साथ जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, वैसा तो हम नहीं देखते हैं। कोई गिरफ्तारी हुई, किसी तरह की कार्रवाई हुई? अब वही तो नहीं, वही अगर आप देखेंगे शिवसेना का, जहां तक मैं स्टैंड समझती हूँ, मनीषा जी जो कह रही हैं, काफी सालों से ये लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब जो सरकार है, जिनके साथ ये सरकार बनाए बैठे हैं महाराष्ट्र में, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती, अगर वो बार बार कहती है हम एक कड़ा स्टैंड लेंगे, तो इनको निकाल बाहर करें कि हमें नहीं सरकार चलानी है। ऐसे लोगों के साथ जो किसी तरीके का एक्सचेंज नहीं होना चाहते हैं, या जो लोगों को हम न्योता देते हैं, हमारे लिए तकलीफ पैदा करते हैं, जो लोग नियम कानून नहीं फॉलो कर सकते हैं, नियम कानून फॉलो नहीं करते हैं। अरे भाई साहब, इस स्कैम्स की बात करिए ना। व्यापम में आपने कहा अपने चीफ मिनिस्टर आप लोग व्यापम में चले गए। व्यापम पे आज नहीं चर्चा करेंगे। मुझे इनसे बहस नहीं करनी है। दिखता है कैसे आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सामने गिड़गिड़ाने को तैयार है, पर सत्ता का लोग, लेकिन ये और पार्टियों के साथ भी हम देखते हैं। आशुतोष, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। प्रियंका आज भले ही बीजेपी के लिए कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गिड़गिड़ा रही है शिवसेना के सामने, लेकिन जो ठाकरे स्टाइल पॉलिटिक्स हम देखते हैं मुंबई में, चाहे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हो, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही रवैया पिछले दिनों देखने को मिला? क्योंकि पहला मौका नहीं है जब शिवसैनिक या राज ठाकरे के अखिलेश, महाराष्ट्र के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बीच में एक मिलीजुली कुश्ती चलती है। आपको ध्यान होगा कि जब वहां पर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उस वक्त किस तरीके से बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपिटाई की गई, राज ठाकरे के लोगों ने मारपिटाई की, और उनमें से किसी खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यानी चाहे, और आज वहां बीजेपी शिवसेना की सरकार है, वहां भी सरकत हो रही है। तो ना तो बीजेपी शिवसेना और ना ही कांग्रेस एनसीपी की किसी तरीके की कोई दिलचस्पी है कि महाराष्ट्र के अंदर कानून का शासन। एक पहली बात। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना दरअसल एक बहुत ही कमजोर संगठन है। इस संगठन के अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि जिस मोदी की सरकार ने इनको वीजा दिया, उससे कह सके कि हम आपकी सरकार से बाहर हटते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी और केंद्र सरकार के अंदर भी, क्योंकि आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। बीजेपी इस नाटक में पूरी तरीके से शामिल है और कांग्रेस एनसीपी को इसे बोलने का ऐसे में दिनेश शर्मा जी, आज सरकार कड़ाई से काम कर ले तो शिवसेना के नेताओं की शर्मा जी है सड़क पर आके। दिनेश शर्मा जी, जो मेरा सवाल है, मैं दिलीप चेरियन साहब से जो पूछ रहा था, मोदी साहब जिस ब्रांड इंडिया की बात करते हैं, उसका क्या होगा अगर मुंबई में इस तरह की तस्वीर नजर आएगी तो? देखिए, ब्रांड इंडिया का सुखद भविष्य होगा। मोदी जी अपने प्रति हम देख रहे हैं सर, ये और वो अपने सहयोगियों को चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरह वो सारे लोग मिलकर चले।
तो इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चलेंगे और भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़े, इसके लिए जो प्रयत्न वो कर रहे हैं वो सबका साथ और सबका विकास में दिलीप चेरियन जी रहेगी। ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब पीछे क्यों रह गए? फिर उनके चेहरे पे काली पुत गई। देखिए, सुधींद्र कुलकर्णी को छोड़िए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल मोहम्मद अखलाक को क्यों भूल रहे हैं? ज्यादातर लोग जो है वो इश्यू को अवॉइड करके एक दूसरे में एक्यूजेशंस में लगे हैं। इसी बीच में आप अगर देखें तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता गया है। तो देश का जो विकास होना है और बाकी लोगों का जो विकास होना है, इसके बारे में अगर इस वक्त पॉलिटिशियन ना सोचे तो बिजनेसमैन भी उसी तरह के सोचेंगे और वो भी अपने कारोबार कहीं और ले जाएंगे। यही डर है इस वक्त गवर्नमेंट में और बाकी सारे लोगों को भी ये डर है कि हम कहां जाके कारोबार करें, क्या करें, क्योंकि जो डर से करते हैं वो कहीं ग्रोथ या प्रॉफिट होना। एक बात और है, आप जो बात कह रहे हैं दिलीप जी, बीच में रोकते हुए मैं आपको माफी के साथ बोल रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में गुलाम अली साहब का भी कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। ये उसी महाराष्ट्र में हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। क्या संकेत जाएगा? भले नरेंद्र मोदी साहब खुद को के बारे में तमाम बातें कहते रहे, खुद को मजबूत दिखाते रहे पूरी दुनिया में। देखिए, देश का जो कल्चरल पावर है, सॉफ्ट पावर है, अगर वो सॉफ्ट पावर एक्सपैंड नहीं किया जाता। बॉम्बे क्या है? बॉम्बे एक सेंटर है जहां कल्चरल सेंटर है, बॉलीवुड का सेंटर है और फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। अगर वहां पे ये छवि हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेंजरस है और कोई किसी की गवर्नमेंट का हाथ नहीं चलता है और किसी भी हाथ जो है वो इतना कमजोर है कि किसी पे भी कार्रवाई नहीं कर सकता, तो एक ग्लोब में एक सिग्नल जाता है कि यहाँ डेंजर हो सकता है और यहाँ ध्यान से इन्वेस्ट करने का कोशिश। बिल्कुल। और मनीषा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, खुर्शीद महमूद कसूरी जब अपनी किताब के बारे में बता रहे थे, एक बात उन्होंने वहां पर जिक्र की। उन्होंने कहा कि मुंबई की जो संस्कृति है वो साउथ एशिया को जोड़ती है। क्यों आप लोग चाहती हैं कि वो टूट जाए? उससे पहले मैं प्रियंका चतुर्वेदी को बताना चाहती हूं, मैं आपके सवाल के पास आऊंगी। प्रियंका जी को मैं बताना चाहती हूं कि आदित्य ठाकरे जो है वो राहत फतेह अली खान के प्रोग्राम में नहीं गए थे। इस प्रकार का पत्र स्वयं फतेह अली खान जी ने दिया है। दूसरी बात, जो मातोश्री पर जावेद मियांदाद गए थे तब वो दाऊद के कोई रिश्तेदार नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, वो तो इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो ये बताने के लिए ये एक मिनट ये वो विनंती करने माननीय बाला साहब जी ठाकरे के पास गए थे और तभी कोई शिवसेना ने उनका कोई समर्थन नहीं किया। तभी भी हमने यही भूमिका थी कि बड़ी अच्छी भूमिका है, नहीं होगा। मैडम मैं वही पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी भूमिका है। हम कन्विंस नहीं हुए थे। ये मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, प्रियंका जी प्लीज करेक्ट योर रेफरेंसेस। नहीं मनीषा जी, मैं आपको जवाब देती हूँ। प्रियंका जी प्लीज करेक्ट योर रेफरेंसेस, बट प्लीज करेक्ट योर रेफरेंसेस। और कांग्रेस से हम कुछ सीखना नहीं चाहते और कांग्रेस हमें ना सिखाए नहीं, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आपने तो जो देश के लिए काम किया है पूरे दुनिया में, वो पूरी दुनिया आपको जवाब देगी और देश की जनता आपको जवाब देगी। मैंने आपको, आप जो गलत चीज बोल रही हैं, नहीं मैं कोई गलत रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, मैं वही रेफरेंस दे रही हूँ जो मैं अखबारों में आया था और उस समय छपा था। तो आप ये भ्रम ना फैलाइए। और दूसरी बात, मनीषा जी ऐसा है, मैं जाते जाते बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी। आशुतोष जी ने कहा कि हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल, नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अब देखिए, बात ऐसी है, आम आदमी पार्टी के ऐसे सदस्य हैं आशुतोष जी जो पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं, पर दिल्ली के जो उनका कार्यकाल है या जो उनकी गवर्नेंस फेल हो रही है उस पर बात करने को ये लोग तैयार नहीं होते। आपस में ना उलझे। प्रियंका, एक बड़ी तस्वीर जो है हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। पे सवाल उठाए, उससे पहले आशुतोष, दिल्ली में आशुतोष मुझे जरा एक बात बताइए, संभाल लीजिए, क्या ये खतरनाक नहीं है? मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, इस आपसी तू मैं से बाहर निकलते हैं। आशुतोष, क्या यह खतरनाक नहीं है? शिवसेना के लोगों ने ना सिर्फ सुधींद्र कुलकर्णी की पिटाई की बल्कि देशद्रोही होने का भी तमगा उन्हें थमा दिया। ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जाने लगता है, और ऐसे में तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी भी देशद्रोही हो जाएंगे। वो भी कसूरी साहब के साथ कार्यक्रम में थे। देखिए, इस पूरे मसले को दो तरीके समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि
सुदीन कुलकर्णी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े सलाहकार, प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक थे। यानी पाकिस्तान का एजेंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मौजूद था, जिसमें कुछ शिवसेना शामिल थी। तो शिवसेना इस बात को तय कर ले। दूसरी बात, इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल की लड़ाई के बाद मुशर्रफ से हाथ मिलाया था, गले मिलाया था, बिरयानी खिलाई थी। अब ये शिवसेना तय करे कि अटल बिहारी वाजपेयी देशभक्त थे या देशद्रोही थे। लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को सेकुलरिज्म का प्रतीक बताया था और बीजेपी उस वक्त शिवसेना साथ में थी। तो बीजेपी शिवसेना इस बात को तय करे कि लालकृष्ण आडवाणी देशभक्त है या देशद्रोही है। तो ये जो शिवसेना है दरअसल एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, इसका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है और आज महाराष्ट्र के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिवसेना की वजह से महाराष्ट्र कि बंबई में हत्याकांड करने वाला महाराष्ट्र के अंदर दस्तखत करने वाले केजरीवाल कौन थे? वो राष्ट्रवादी थे कि वो राष्ट्रद्रोही थे? पहले जवाब आप दीजिए। आप लोग जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, करने वाले मुझे बोलने पार्टी के कौन थे? वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रद्रोही थे? अरे भाई अखिलेश जी, जब ये बोल रहे तो मैं नहीं बोला। आशुतोष जी अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवसेना की राजनीति, एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं शिवसेना की राजनीति इट्स अ बैड पॉलिटिक्स एंड बैड इकोनॉमिक्स। बैड पॉलिटिक्स तो इसलिए है क्योंकि जहां ये हमेशा महाराष्ट्र के अंदर एक चौथाई थे और आज 40 साल बाद भी एक चौथाई में महाराष्ट्र अपने बल पर कभी पूरी तरीके से पनप नहीं पाए। यानी इनकी जो नीति है वो लोगों को स्वीकृत नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र जो देश का अव्वल सूबा हुआ करता था, जो देश का अव्वल सूबा हुआ करता था, आज शिवसेना की गुंडागर्दी की वजह से सारे इन्वेस्टर, सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र से बाहर निकल गए। कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई मैं दिनेश शर्मा से जवाब लेता हूं। दिनेश शर्मा जी, अभी नुकसान आप ही लोगों की सरकार महाराष्ट्र में भी है, केंद्र में भी है। इस तरह की अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स जारी रहेगी, क्या मिलेगा आप लोगों को? कोई स्टैटिस्टिक्स है आपके पास? जो देखिए अखिलेश जी ने आपको मैं पहले कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने आडवाणी महाराष्ट्र से बिजनेसमैन अन्य राज्यों में जा रहे हैं, उसके और भी कारण हो सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो इस प्रश्न का जवाब दें कि याकूब मेनन जिसने भारत में आतंकी घटना की, उसको दस्तखत करने वाले केजरीवाल कौन है? उनके बारे में भी तो उनको बताना चाहिए कि उनकी ये कृत्य जो है राष्ट्रद्रोही है कि राष्ट्रभक्ति की ये कृत्य है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले बात मैंने कही, मुझे बीजेपी वाले 11 के बाद जब आप लोगों का स्टैंड था, शिवसेना का भी था, आप लोगों का भी था, बीजेपी का भी, कि बातचीत साथ में नहीं हो सकती अगर आतंकवाद की घटनाएं जारी रही तो फिर आप लोगों ने हाथ बढ़ाया ना पाकिस्तान की तरफ। बातचीत हुई ना, प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ले रहे थे तो नवाज शरीफ साहब को न्योता दिया गया। अटल जी का ये एक अच्छा प्रयास था, सबने इसकी तारीफ की। भारत जो है शिवसेना आपके इन तमाम प्रयासों में खड़का लगाने में जुटी है, फिर उसको आप साथ में क्यों रखते हैं? क्या मजबूरी है? अटल जी ने स्पष्ट कहा था कि अटल जी ने स्पष्ट कहा था कि दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। और पड़ोसी नहीं बदल सकता तो उसकी मानसिकता तो शिवसेना को समझाइए ना, एक अच्छे पड़ोसी के नाते भारत को अगर प्रयत्न करता है ना तो आपको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। चेरियन जी, मुझे लगता है राजनेताओं से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपसे। मैं चूंकि इमेज गुरुवार बताइए, ये बात शिवसेना को बीजेपी क्यों नहीं समझाती है? मोदी साहब कुछ भी बोलते रहे, शिव सैनिकों का यही रुख आने वाले दिनों में भी होगा। तो आपको लगता है कि एक जिस ब्रांड की बार बार जो मैं बात कर रहा हूं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस तरफ बढ़ पाएंगे मोदी साहब? देखिए, उस तरफ बढ़ना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, और सबको पता है कि हर एक पार्टी में एक फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। जो फ्रिंज एलिमेंट्स बीजेपी का भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं, शिवसेना में ज्यादातर एक्सट्रीम एलिमेंट्स शायद इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे देश के पॉलिटिक्स है उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो फ्रिंज एलिमेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट ही है। पर ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा और उनको समझने का कोशिश भी नहीं करना है, क्योंकि उनके पास अलग अलग चॉइसेस है। और इस वक्त हमारे ये भी है कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिमांड है, और अगर हम वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आज के नौजवान जो है हर एक पॉलिटिशियन के ऊपर निंदा करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। अच्छा प्रियंका, एक सवाल और भी है, दिलीप साहब जो कह रहे हैं, और एक सवाल मेरा ये भी है दरअसल कि अगर इसी तरीके से जो लोग गुंडागर्दी करते रहेंगे उनके साथ सरकार मान मनोवल वाली स्थिति में नजर आएगी। चूंकि संजय राउत ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका जो अंदाजे बयां था, उससे तो यही लगा कि वो कह रहे हैं कि नहीं, फडणवीस सरकारी मानो झुक गई हो। गुंडों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे बात करने का क्या मतलब है? देखिए दिलीप जी की मैं सारी बातों से सहमत हूं, आपका सवाल का जवाब दूंगी। मैं दिलीप जी की सारी बातों से सहमत हूं, पर मैं उनकी इस शब्द से सहमत नहीं हूं कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के।
प्लीज रिमेंबर सर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है और मोहम्मद अकला की डेथ को एक एक्सीडेंट बताया है। गिरिराज सिंह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो सब जानते हैं। मैं समझता हूँ तो, कि इनको ये फ्रिंज भी सब एलिमेंट्स मोदी बताना सरकार गलत है। में भी संजय राउत, यही फ्रिंज एलिमेंट है। संजय राउत जो शिवसेना के हैं, शिवसेना के जो प्रवक्ता है, वो राज्यसभा के एमपी हैं। ये लोग कोई फ्रिंज नहीं है, ये एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं, एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं। और मैं साहब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बस एक दरखास्त करना चाहूंगी। कल्चरल मिनिस्टर हैं महेश शर्मा जी, आपके गिरिराज सिंह भी, उनके हाथ में एक मिनिस्ट्री है। संजय राउत जी जो हैं राज्यसभा के एमपी हैं। ये मेन फ्रिंज है, मेन लोग हैं। आखिरी कमेंट मनीषा जी से, वक्त नहीं है मनीषा जी, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरीके की मनीषा जी क्या आगे भी शिवसेना का यही रुख रहेगा? इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस बड़ा सीधा सा सवाल है मनीषा जी, कालिक पोत कर ही आप बताते रहेंगे कौन देशभक्त नहीं है? कहिए। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, अलग अलग मार्ग होते हैं प्रोटेस्ट के। पहला, हम हर अलग अलग जगह पर जिस प्रकार की आवश्यकता हो, पहले तो बातचीत से ही होती है। अच्छा। शिवसेना एक बहुत पुरानी पार्टी है। हाँ। महाराष्ट्र के अंदर अच्छा। हम बहुत काम कर चुके हैं। हाँ। गिनीज बुक में रक्तदान के लिए अगर ठीक है, किसी लेकिन पार्टी आपने का जो नाम गया है, शब्द का इस्तेमाल तो किया ना, जिस शिवसेना तरह का की है, आवश्यकता हो, नहीं कोई दिलीप अन्य जी से पार्टी यही का संदेश है। जाता है तो कि ये अगर बार-बार आवश्यकता जो पड़े आप तो फिर से काली के लोग पोतेंगे। मुझे लगता है जी, और बाहर के एंडोर्समेंट उनको बार-बार अभी जो आप भी गिनीज बुक का ही एंडोर्समेंट देखते हैं वो, और कहीं शायद ना रह जाए। और मनीषा जी, अगर यही चीजें आगे भी जारी रही तो देश पर भी कालिक पुत सकता है, देश के चेहरे पर भी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इस बात का आपको भी एहसास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद न्यूज़ 24 पर देखिए कुछ और खबरें।